जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। और अभी हम कक्षा 11 की गणित शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला अध्याय है समुच्चय। तो बच्चे, समुच्चय को शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में। संख्याओं के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि संख्याओं का प्रयोग होगा समुच्चय के अंदर। जो भी प्रश्न बनेंगे संख्याओं के ऊपर ही बनेंगे, तो हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्या। तो भाई, संख्या कौन कौन सी है? सबसे पहले एज्यूम करो, सब कुछ भूल जाओ और एकदम एज्यूम करो कि आप क्या हो, कहीं खड़े हो जंगल में। ठीक है, कहीं खड़े हो जंगल में। आपके टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चे यहाँ पे जो पेड़ है इनको गिनो। ठीक है, इनको गिनो। तो आपने गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते गए जितने भी थे वहां पे। ठीक है, और ये संख्याएं कहां तक जा सकती हैं बच्चे? जंगल में हो तो अनंत तक पेड़ हो सकते हैं। अनंत जितने होंगे आप काउंट ही नहीं कर सकते। अच्छा, क्या कोई छोटा पेड़ होगा तो उसको आधा गिनोगे? नहीं। पेड़ बोला गया, चाहे छोटा हो बड़ा हो, एक बराबर तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो संख्याएं बन रही 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक? अनंत तक। इन्हीं संख्याओं को नाम दिया गया है बच्चे प्रकृत संख्याएं। प्रकृत संख्या के अंदर कोई दशमलव वाली संख्या नहीं होती है। वही जैसे पेड़ छोटा है तो उसको आधा नहीं गिनेंगे, ठीक है, पूरा ही गिनेंगे। तो इसीलिए प्रकृत संख्याएं जो है वो 1 से शुरू होती हैं, 2 3 4 और चली जाती है अनंत तक। इसके अंदर ना कोई दशमलव वाली संख्या, ना भिन्न वाली, ना ऋणात्मक वाली, ना जीरो नहीं होता है। सिर्फ 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक है, कोई पूछ ले कि 1.5 प्रकृत संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बताया ना, पेड़ गिन रहे तो कोई छोटा होगा उसको आधा नहीं गिनेंगे, एक ही गिना जाता है इसीलिए। ठीक है, किसी भी काउंटिंग की जाती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको 1 2 3 ही गिना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लिखते हैं। तो सबसे पहली है प्राकृत संख्या, जिसको कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन मिलेगा उसमें लिखा रहेगा कैपिटल एन। वहां से आपको समझ जाना है कौन सी संख्या की बात हो रही है। प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 अनंत तक। इसमें कोई दशमलव वाली संख्या नहीं है। कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत। ठीक है, दशमलव में कोई संख्या बोलते 5.5 प्रकृत संख्या है क्या? नहीं है, नहीं है भाई, प्रकृत संख्या नहीं है वो। अच्छा, इसके बाद बच्चे दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। ये कैसे हुई? आप एज्यूम करो कहीं आप ऐसी जगह खड़े हो जहां पे एक भी पेड़ नहीं है। आपसे बोला जा रहा है आप यहाँ पे पेड़ काउंट करके दिखाओ, तो क्या बोलोगे? एक को पेड़ नहीं है? नहीं, गणित के भाषा में उसको बोलोगे जीरो। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही समय जब चलता रहा, वो जो भी बताए कहानी, चलता रहा समय, तो जीरो के भी खोज हो गई। ठीक है, तो सोचा गया कि अब इसको कौन सी संख्या में रखें, क्योंकि पहले तो जो 1 2 3 4 थे दशमलव वाली नहीं संख्या शामिल थे, इनको बोल दिया प्राकृत संख्या। अब जीरो आ गया, इसका क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, जीरो को उठाया, इसी के साथ शामिल कर दिया। ठीक है, मतलब इसी के साथ रख दिया और बोला कि अब इसको प्राकृत संख्या नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे इसी को। तो पूर्ण संख्या, इसको कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों कैपिटल डब्ल्यू से बच्चे? क्योंकि अंग्रेजी में इसी को पूर्ण होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को। और इसको कैपिटल एन से क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए कैपिटल एन से। इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं क्या है? क्या इसमें दशमलव वाली कोई संख्या है? नहीं, दशमलव वाली कोई संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में क्या क्या था? पूरी की पूरी प्राकृत संख्या, साथ में बस जीरो आ गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया है? पूर्ण संख्या। और थोड़ा समय बीतता गया। ठीक है, फिर बच्चे गणितज्ञ जो थे उस समय के, उन्होंने माइनस संख्याओं की खोज कर ली। अभी माइनस क्या है भाई? मान लो मेरे पास 50 रुपए की मैंने किसी से उधार ले रखा है। ठीक है, किसी से 50 रुपए मैंने उधार ले रखा है, तो क्या मैं बोलूंगा 50 रुपए मेरे पास है? नहीं, माइनस में 50 है। ठीक है, माइनस में है, मतलब वो मेरे पास उधार है किसी का। ठीक है, तो गणित में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उधार ले रखा है मतलब माइनस में है वो, मैं माइनस में हूं 50। तो जब ऐसी संख्याओं की खोज हो गई, माइनस वाली संख्याओं की, -1 -2 -3 -4, तो सोचा गया कि इनको कहां पे रखा जाए, इनका क्या नाम दिया जाए। तो बच्चे, जब -1 -2 -3 संख्याओं को इसी पूर्ण संख्या के साथ ही शामिल कर दिया गया। ठीक है, और उसका एक नया नाम बन के आया, क्या? पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या, इसको आई और क्यू से प्रदर्शित किया जाता है बच्चे। कहीं पे आई लिखा रहेगा या क्यू लिखा रहेगा तो उसका क्या मतलब है? पूर्णांक संख्या है। मतलब कौन कौन सी संख्या है? -1 0 1 2 3 4 अनंत तक, -1 -2 -3 माइनस अनंत तक, ये संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या इसमें कोई दशमलव वाली संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें भी ना दशमलव वाली थी, और इसी संख्या में जीरो शामिल हो गया तो इसमें भी दशमलव वाली नहीं थी, और इसी संख्या में माइनस वाली संख्याएं शामिल हो गई तो ये बन गया पूर्णांक, और इसमें भी कोई दशमलव वाली संख्या नहीं है। अच्छा बच्चे, इसी के अंदर जो 1 2 3 4 ये अनंत तक जाती है, इनको बोला गया है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और जो ये -1 -2 -3 है, इसको क्या बोला गया है? ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं बच्चे। अब इसी के अंदर सम और विषम भी होती हैं। तो जो दो है, मतलब जो दो से भाग चली जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो इसी में 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो यहीं पे लिख देता हूं धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक में भी -2, -3, -4 ये भी ऋणात्मक ही होती हैं। तो इसमें भी क्या होती है? सम संख्याएं। सम संख्या जो दो से भाग चली जाए, ऐसे लिख सकते हो, जो दो से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब भाग चला जाए, जिनमें दो से डिवाइड हो जाए, वो सारी संख्याएं क्या कर लेती हैं? सम। विषम संख्याएं, विषम जो दो से भाग ना जाए, ठीक है, जो दो से भाग या विभाज्य ना हो, जो दो से विभाज्य ना हो, उनको क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी होती? 1, 3, 5, 7, हाँ, ये क्या है? विषम। और सम क्या है? 2, 4, 6, 8, मतलब जो दो के पहाड़े में आती हैं वो सम और विषम हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे इसी में एक संख्या और है, परमीय संख्या। ठीक है, इसका बहुत चर्चा है, ये पूरा भौकाल बना के रखा एकदम। परमीय संख्या, इसको बहुत ध्यान समझना, ठीक है, जिसको रैशनल नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है बच्चे? तो अभी तक आपने देखा कि इसमें क्या थी? दशमलव वाली संख्याएं नहीं शामिल थी, 1, 2, 3 था। इसमें भी दशमलव नहीं, इसमें माइनस वाली संख्याएं शामिल हो गई, दशमलव नहीं है। अब क्या है बच्चे? अगर इसी संख्या के अंदर, ठीक है, इसी संख्या के अंदर दशमलव वाली संख्या को शामिल कर दिया जाए तो यही पूरी संख्या क्या बन जाती है? परमीय संख्या बन जाती है। समझना, इसमें अभी दशमलव वाली संख्या नहीं थी, इसी में अगर दशमलव को भी शामिल कर दे, यानी कि भिन्न 1/2, 3/4, ठीक है, ये क्या है? दशमलव ही है ना। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। ठीक है, 3/2 का मतलब क्या है? 1/1.3, 1.5। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर इन्हीं संख्याओं को इसमें शामिल कर दिया जाए तो जो ये संख्या बनेगी उसको नाम दे दिया गया परमीय संख्या। इसकी परिभाषा क्या बोली है? वे संख्या जिन्हें p/q में लिख सके, मतलब बटे के रूप में लिख सके, जहां पे p और q क्या हो? पूर्णांक हो और q कभी भी 0 ना हो, मतलब जो नीचे वाली संख्या होगी वो 0 नहीं हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? परमीय संख्या। क्योंकि 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये तो इनको बोला गया है परमीय संख्या। अच्छा, क्या दो परमीय संख्या है? दो को क्या इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दो को आप 2/1 लिख सकते हो। क्या 0 परमीय संख्या? हाँ, 0 को 0/1 लिख सकते हो। तो ये परमीय संख्या, मतलब ये जो भी संख्याएं दी गई है सारी परमीय है। ठीक है, और जो 10 फ्रैक्शन में है 15/2 लिख दी, ये भी परमीय है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को बोला गया है परमीय संख्या। ठीक है, इसके बाद बच्चे बहुत भौकाल बना के रखता है अपरमीय भी। अपरमीय संख्या, देखो भाई, परमीय संख्या के अंदर एक चीज और समझ लो। कुछ संख्याएं ऐसे ही p/q के रूप में होती हैं पर उनको परमीय नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बोलते हैं? देखो, अगर कोई संख्या p/q के रूप में है, उसका भाग दिया जा रहा है और पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो क्या है? परमीय है। जैसे 5/2 है, ठीक है, इसको हम ले जाएंगे भाग, ये क्या आएगा? 2.5। तो देखो, दशमलव में भाग चला गया पर पूरा पूरा भाग चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे? परमीय संख्या। जैसे 1/3 है, ठीक है, इसको हम भाग ले जाएंगे, ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये 0.33333 ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, इसको भी परमीय संख्या बोलेंगे। पर अगर कोई ऐसी संख्या जैसे 22/7, ठीक है, इसको भाग दें, ये भी भाग पूरा पूरा कभी नहीं जाता है। जैसे ये कभी डिवाइड होगा ही नहीं, ऐसे 3 आता चला जाएगा, ये भी कभी नहीं जाता है। पर इसमें अंतर क्या है? इसको अगर हम भाग देंगे तो ऐसे, ठीक है, ऐसे अलग अलग संख्याएं आती चली जाएंगी। दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार रिपीट होना नहीं शुरू होगी। इसमें क्या हो रहा था? रिपीट हो रही थी, तो इसको तो परमीय बोलेंगे जब दशमलव के बाद रिपीट होने लगे और या फिर पूरा पूरा भाग चला जाए। पर जब दशमलव के बाद रिपीट ना हो, अलग अलग संख्या आती रहेगी, तो इसको परमीय नहीं बोलते बच्चे, इसी को बोलते हैं अपरमीय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? ये है अपरमीय संख्या, ये परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, ये क्या है? अपरमीय संख्या है। मतलब इसको ऐसी परिभाषा बोलते हैं जिसे p/q के रूप में ना लिखा जाए। ठीक है, जिसमें आपका आता है
अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, इन संख्याओं को अगर आप इनका हल करोगे तो ये दशमलव में संख्याएं ऐसे अलग अलग आती चली जाएंगी। ठीक है, कभी रिपीट भी नहीं होंगी कोई, और पूरा भाग जाएगा भी नहीं, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं। √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, √2, √5, पाई। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है बच्चे समझ में आया होगा। इतना अगर आपने समझ लिया है तो फिर हम आप समुच्चय की ओर बढ़ते हैं। इसको आप शॉर्ट में अपना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करो रफ में। वास्तविक संख्या आती है। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, इसका बहुत यूज है बच्चे। इसको कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में इसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या संख्याएं होती हैं बच्चे? तो अभी हमने पढ़ा परमीय और अपरिमेय। तो परमीय और अपरिमेय को शामिल कर दो। ठीक है, और एक कलेक्शन बना दो। ठीक है, जितनी परमीय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उनको शामिल कर दो। तो जो संख्या बनेगी उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्याएं आती हैं, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे ऋणात्मक में हो, ठीक है, चाहे अंडर रूट वाली हो। ठीक है, सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो इसका शॉर्ट में लिख सकते हैं सारी की सारी परमीय। ठीक है, और प्लस नहीं लगाएंगे, प्लस का मतलब जोड़ना हो जाएगा, और अपरिमेय। ठीक है, मतलब दोनों को शामिल कर दो तो जो संख्याएं बनेंगे उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, बात क्लियर है? इतना बच्चे आपको अगर समझ में आ गई है बात, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा क्लास 11th का शुरू होगा समुच्चय, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो बच्चे। आप सुनो, समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है? तो बच्चे समुच्चय की परिभाषा है, सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित का मतलब है अच्छी तरीके से परिभाषित। अब ये अच्छी तरीके से परिभाषित क्या मतलब हुआ भैया? अरे भैया, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी परिभाषा हो जिसको मैं पढ़ूं तो उसका मतलब वही समझो जो लिखा गया है, और कोई दूसरा पढ़े तो उसका मतलब भी वही समझे जो उस परिभाषा का मकसद है, मतलब जो बताना चाह रही है। अरे भैया क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो भाई, इसको ऐसे समझो। अगर मैं बोलूं 5 से छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है, 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो क्या बोलोगे आप? प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4। 5 से छोटी बोला है तो 5 को तो नहीं शामिल कर देते। 1, 2, 3, 4 यही है। अगर मैं ये आपसे पूछ रहा हूं तो आप यही जवाब दोगे। आपके दोस्त से पूछ रहा हूं तो वो भी यही जवाब देगा। ठीक है, क्लास में बैठो, ऐसा जो करो क्लास में हो उस समय। ठीक है, क्योंकि सब पढ़ने वाले हैं तो जवाब यही देंगे भाई, अनपढ़ तो है नहीं वहां पे कोई, और अभी पढ़ाई दिया है, वो भी यही जवाब देगा। किसी तीसरे बंदे से पूछूंगा वो भी यही जवाब देगा। आपकी होने वाली से पूछूंगा वो भी यही जवाब देगी। ठीक है, अरे ज्यादा हो रहा है। तो बच्चे वो क्या है कि मतलब जो परिभाषा बोली गई है वास्तविक संख्या, उसका क्या मतलब है? सॉरी, प्राकृत संख्या, उसका मतलब सबको एक ही चीज समझ में आ रही है। ठीक है, उसका मतलब सबको वो परिभाषा एक ही मतलब समझ आ रहा है कि 1, 2, 3, 4 यही है। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं कि आपकी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का, तो आपके लिए क्या होगा? आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, अगर मैं आपके साइड वाले किसी और लड़के से पूछूंगा तो क्या उसके लिए भी वही लड़का होगा जो आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं? नहीं होगा। ठीक है, किसी लड़की से मैं पूछूं कि आपकी क्लास का सबसे अच्छा लड़का, तो हो सकता है कि आप जिसको बता रहे हैं उसको ना बताए, उसके लिए कोई और अच्छा हो। ठीक है, तो क्या मैं जो परिभाषा बोल रही है उसका मतलब सबको सेम ही समझ में आ रहा है? क्या सबका जवाब एक आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सही से परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर सही से परिभाषित होता तो सबका आंसर क्या आता? एक ही आता। समझ में आ रही है सुपरिभाषित का मतलब? कि ऐसी परिभाषा जिसका उत्तर क्या हो, किसी से भी पूछा जाए तो उसका सेम उत्तर आए, उसको बोलते हैं समुच्चय। ठीक है, ऐसी परिभाषा हो जिसका उत्तर पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाए, कि किसी भी लोग से पूछी जाए तो उसका जो उत्तर आए सबके लिए सेम ही आए, तो उसको बोलेंगे कि सुपरिभाषित है। ठीक है, चले बच्चे, तो हमारा समुच्चय हेडिंग डालते हैं, समुच्चय, जिसको बोलते हैं सेट। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय
कहते हैं। ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। ठीक है भाई। अच्छा, ये होगी परिभाषा। हाँ, यही है परिभाषा। अब भाई देखो, इसको लिखते कैसे हैं बच्चे, तो कभी भी समुच्चय को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला था पांच से छोटी प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे, अभी बता दिया। ठीक है, 5 से छोटी है। ठीक है, तो 1 2 3 4 यही हो शामिल होगी। अच्छा बच्चे, एक इसमें ब्रैकेट है ऐसे, इस ब्रैकेट का लगाना कंपलसरी है। मतलब क्या है, इनका संग्रह है क्या, 5 से छोटी प्राकृत संख्या का संग्रह है और n लिखा गया है। मतलब ये n एक समुच्चय है जिसके अंदर कौन कौन से सदस्य हैं, 1 2 3 4, और ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं जो 5 से छोटी है। अच्छा, इनके अंदर जो ये है ना, इनको क्या बोलते हैं, सदस्य। इनको क्या बोलते हैं, सदस्य। ठीक है, परिवार मतलब समुच्चय के ये क्या है, परिवार है भाई, सदस्य है, मेंबर है, अवयव है। ठीक है, इनको सदस्य बोला जाता है। अच्छा बच्चे, कहीं पे अगर लिखा गया हो n बराबर 1 2 3 ऐसे, कि n एक प्राकृत संख्या है जो 4 से छोटी है, क्या ये समुच्चय सही लिखा गया है, नहीं लिखा गया। याद रखना, इस ब्रैकेट को नहीं लगाना, इसी ब्रैकेट को लगाना है समुच्चय के लिए। ठीक है, तो ये तो सही लिखा गया पर ये गलत लिखा गया है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे कि 4 से छोटी प्राकृत संख्या का संग्रह, तो 1 2 3 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ये सही तरीका है। बात समझ में आई। अच्छा बच्चे, इसी में एक सिंबल यूज होता है ऐसे करके, ई ऐसे लगा होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हिंदी में कह सकते हो सदस्य होना, सदस्य होना। जैसे मैं लिख दूं 2 और फिर ये सिंबल लगा है और लिखा गया है n, ये इसी की बात हो रही है, इसी के एग्जांपल से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी के बाद ये बोला गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 समुच्चय n का सदस्य है, 2 समुच्चय n का सदस्य है। हाँ, 2 समुच्चय n के अंदर है। अगर लिखा गया है 5 समुच्चय n का सदस्य है, नहीं, तो इस पे क्या लगा देंगे, कट लगा देंगे। इसका मतलब ये हो। ठीक है, मतलब ये बताता है कि इस वाले समुच्चय के अंदर ये मेंबर उपस्थित है। अगर ऐसे लगा है, अगर ऐसे लगा है तो इसका मतलब है इस समुच्चय के अंदर ये मेंबर नहीं है, ये सदस्य नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब है बच्चा। ठीक है, इतना आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें। इसके बाद बच्चे हमें इसमें समझना है समुच्चय के गुण। ठीक है, ये जो समुच्चय है इसके क्या गुण है भाई, समुच्चय के गुण। ठीक है, क्या गुण है भाई, इसमें सबसे पहला गुण है, ठीक है, कि जो सदस्य हैं बच्चे, इनको लिखने का कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, जैसे बोला गया 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, तो जरूरी नहीं है आप पहले 1 ही रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। आप चाहो तो पहले 4 को भी रख सकते हो, फिर 1 को रख सकते हो, फिर 3 को रख सकते हो, फिर 2 को रख सकते हो। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला गुण है, ठीक है, समुच्चय के सदस्यों को लिखने का कोई ऑर्डर नहीं होता। इसका मतलब जैसे हमने n क्या, हम होल नंबर ले लेते हैं, W प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटा है। ठीक है, ये हाँ 5 से छोटा है, तो इसको बच्चे चाहे आप इस तरीके से लिखो या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले 4 को लिख दिया, 0 को लिख दिया, 1 को लिख दिया, 3 को लिख दिया, ठीक है, 2 को लिख दिया। ठीक है, इसमें मैंने 2 नहीं लगाया था भाई, तो 2 भी समझ लो कि 5 से छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई गलती नहीं है। पर याद रखना, ये जो लेटर होते हैं जिससे प्रदर्शित करते हैं, इसको कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, और ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और सब सदस्यों के बीच में कॉमा कंपलसरी है। अगर इसमें गलती कर रहे हो तो ये आपके 12वीं में, 11वीं में तो आपका एग्जाम स्कूल में ही होना है, पर 12वीं में धोखा करेगा। 12वीं में अगर एग्जामिनर आपका चेक करेगा, देखेगा गलती उसको काटना होगा, काट देगा। ठीक है, दूसरा गुण, क्योंकि बच्चे ये चैप्टर 12th में भी है, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन में फंक्शन में पढ़ते हो, ये अगर नहीं आएगा तो वो चीज आपको नहीं आएगी, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, बहुत मस्त चैप्टर है। अच्छा, दूसरा गुण क्या है बच्चे, इसमें सदस्य समान सदस्य को एक बार ही लिखना होता है। कहने का मतलब, एक बार लिख देते हैं, समान सदस्य को एक बार लिखना। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम रियल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, -2 -3 -3 1 1 0। ठीक है, चलो ये ठीक है,
तो इसमें देखो कई सदस्य हैं जो 2 बार लिखे गए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, समान सदस्य हैं, ये समान है, तो इनको एक बार ही लिखना है। तो ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिखना है आपको इसको ऐसे लिखना है, 2 को एक बार ही लिखना है, 3 को एक बार ही लिखना है, 1 को एक बार ही, 0 का, ये सही है। ऐसे अगर किसी में 2 बार सदस्य सेम लिख दिए, मतलब आपको इसका गुण नहीं पता, इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता, समुच्चय ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो ये बच्चे इसकी गुण है, इनको समझ के नोट कर लो। इसके बाद बच्चे समुच्चय को लिखने के तरीके हैं, ठीक है। एक तो हम तरीका अभी ऐसे देख रहे थे, एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। तो इनको क्या नाम है पूरा समझते हैं। तो हेडिंग हम डालेंगे समुच्चय को लिखने के तरीके, समुच्चय को लिखने के तरीके। तो सबसे पहला तरीका क्या है भाई, एक है सूचीबद्ध, इसका नाम याद रखना बच्चे, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सूचीबद्ध या फिर रोस्टर रूप, ठीक है। ये कौन सा तरीका है, जो तरीके अभी तक हम लिखते आ रहे हैं वही तरीका है। जैसे मैं एक ले लूं पूर्ण संख्या, ठीक है, जो कि 6 से छोटी है, 6 से छोटी पूर्ण संख्या बोला जाए तो इसको कैसे लिख लेंगे, पूर्ण संख्या को होल नंबर W से प्रदर्शित करते हैं, 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटी है तो 5 तक के सदस्य शामिल हो जाएंगे। ये जो तरीका है इसको बोलते हैं सूचीबद्ध, इसी को रोस्टर रूप भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है बच्चे, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ये क्या है भाई, इसमें क्या होता है, ये जो सदस्य ऐसे लिखेंगे, ऐसे ना लिख के इसी चीज को मैं लिख रहा हूं समुच्चय निर्माण में। ये क्या था भाई, 6 से छोटी पूर्ण संख्याएं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, x ऐसे सिंबल लगाना, इसका मतलब है जो कि या जो कि, ठीक है। सो दैट x ऐसे है, x ऐसे है कि x एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण, इसका मतलब है ऐसे ही, सो दैट, ठीक है, पूर्ण संख्या है, और x क्या है, 6 से छोटा है, x स्मॉलर देन 6, ये कि x ऐसा है, x एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या आप समझ रहे हो 0 से शुरू होगी, ठीक है, पूर्ण संख्या है, और x क्या है, 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा है, तो इसी चीज को इस तरीके से भी लिखा जाता है, और इस लिखने के तरीके को क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। इन दोनों को नोट करें। अगर बच्चे आपने इतना समझ लिया है तो अब आप प्रश्नावली को खुद ट्राई करो, ठीक है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना मैं आगे तो क्वेश्चन को बता ही रहा हूं, ठीक है। इसको मिटा के अब प्रश्नावली के प्रश्न को करते हैं। तो बच्चों प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आप पहचानो, बताओ कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। तो अगर आपको परिभाषा सही समझ में आई तो बता लोगे भाई। देखो अब पहले देखो, कह रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्षों के सभी महीनों का संग्रह। तो भाई एक साल, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। कौन कौन से महीने जे से शुरू होते हैं, तो भाई जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो तो बता देगा ना कि ये महीने हैं जे से शुरू होगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं तो आप काउंट करोगे, जनवरी, ठीक है, फरवरी नहीं शुरू होता, मार्च, अप्रैल, मई, जून फिर आगे जनवरी के बाद जून, फिर जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने महीने हुए, जनवरी, जून, जुलाई, 3 महीने। तो यही जवाब आपसे भी आएगा, ठीक है। आपके दोस्त से पूछेंगे वही यही जवाब वो भी बताएगा भाई, अगर उसको महीने के नाम याद होंगे तो है वो तो अलग बात है, पर आएगा यही जवाब, ठीक है। जो भी पढ़ा लिखा है, जिसको पता है महीने कौन से होते हैं, तो वो यही जवाब देगा, ठीक है। तो ये सबका जवाब क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है ना, यानी कि ये क्या है, समुच्चय है, ठीक है। तो ये समुच्चय है, ठीक है, नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी हम जे ही इसका नाम दे देंगे, उसमें लिख देंगे जनवरी, पूरा नहीं लिख रहा हूं, जून और जुलाई, और बंद कर देंगे। तो ये समुच्चय, हाँ ये समुच्चय है, हाँ। दूसरा देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। अब देखो भाई यहां पे प्रतिभाशाली आ गया, ठीक है। जैसे वो वाला क्वेश्चन था ना, आपके लिए सबसे अच्छा लड़का, तो उसी तरीके से प्रतिभाशाली भाई, किसी पढ़ने वाले के लिए कोई लेखक की बुक बहुत अच्छी पसंद आती हो, ठीक है, और किसी दूसरे के लिए वो लेखक बिल्कुल ना पसंद आता हो,
ठीक है, तो क्या सबका जवाब सेम ही होगा? नहीं, सबका जवाब अलग अलग होगा भाई। मैं अलग बुकें पढ़ता हूँ, मुझे अलग लेखक पसंद है, उनकी कहानियां पसंद है, आपको दूसरे लेखक की कहानियां पसंद है, ठीक है, तो भाई सबके लिए सेम तो जवाब नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो ये क्या है? समुच्चय है ना, तो ये समुच्चय नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। आप फिर ये वैसे भी है क्वेश्चन कह रहा है सर्वश्रेष्ठ, मुझे कोई प्लेयर पसंद है, आपको कोई और प्लेयर पसंद है, आपके दोस्त को कोई और प्लेयर पसंद है, वो लगता है कि बहुत अच्छा है, ठीक है, तो सबका आंसर क्या है? एक जैसा है ना, तो ये भी समुच्चय ना नहीं है, समुच्चय है ये नहीं है ये, ठीक है। चौथा देखिए, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह पूछ रहा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो भाई एक आपकी कक्षा में होंगे 70 बच्चे, तो आपसे पूछूंगा तो बोलोगे यही 70, बगल वाले से पूछूंगा यही 70, भाई पूरी कक्षा का संग्रह पूछा हूं, आपके कक्षा का सभी बालकों का, तो यही है, सबका जवाब सेम ही होगा, यानी कि ये समुच्चय है, तो ये हाँ ये समुच्चय है। पांचवा, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्रकृत संख्याएं मतलब 1 2 3 4 काउंट करते चले जाओ, कहां तक? 99 तक, यही संख्या आप जवाब दोगे, आपका दोस्त भी यही जवाब देगा, ठीक है, और तीसरा बंदा भी यही जवाब देगा, क्योंकि यही होती है 100 से छोटी संख्या, 1 से लेकर 99 तक की सारी संख्या प्रकृत संख्याएं, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? हाँ ये भी समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो भाई लेखक नाम दे दिया गया है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखे उपन्यास है, तो भाई लिखे होंगे 4-5 जो भी लिखे हैं, तो उनका नाम, तो वो आप भी वही जवाब दोगे, दूसरा भी वही जवाब देंगे, गूगल से पूछेंगे गूगल भी यही जवाब देगा जो इन्होंने लिखे होंगे भाई, तो सबका जवाब क्या हो रहा है? एक जैसा है, मतलब ये समुच्चय है, हाँ ये समुच्चय है। अगला, सभी समपूर्णांकों का संज्ञा, सभी समपूर्णांक बताए थे ना, धनात्मक पूर्णांकों में जो 2 से भाग चली जाए उनको सभी समपूर्णांक, ठीक है, तो ये क्या है? संग्रह, हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो 2 से भाग जा रही सारी संख्याएं होंगी, ठीक है, तो ये भी क्या है? समुच्चय है, ठीक है, सबका जवाब एक ही आएगा भाई, जिसको मैथ आती है वो यही बताएगा। हाँ, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में जो पढ़ रहे हो इसमें कितने प्रश्न है? 6 है, यही जवाब आप भी दोगे, बगल वाला भी देगा, वो भी देंगे, हैं सब देंगे यही जवाब, ठीक है, तो ये क्या है? हाँ, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, जो खतरनाक है, अब भाई खतरनाक बहुत तरीके से देखा जा सकता है, एक तो होता है सांप, सांप को भी देखो लोग पालते हैं, शेर होता है खतरनाक कहते हैं, हाँ खा जाता है इंसान को, पर उसको भी लोग पालते हैं, तो क्या उनके लिए खतरनाक हुआ? नहीं, तो सबका मतभेद है, अलग अलग आंसर आएगा, मैं पूछूंगा मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, मैं शेर को बोलूँ सबसे ज्यादा, उसके बाद स्नैक्स को बोलूँ, स्नैक नहीं सांप वाला स्नैक, ठीक है, उसको बोलूँ, तो सबके लिए अलग अलग, आपके लिए हो सकता है खतरनाक, हो सकता है किसी के लिए छिपकली बहुत खतरनाक हो, है किसी के लिए बिच्छू ही बहुत खतरनाक, सबका अलग अलग जवाब आ रहा है, ठीक है, तो भाई ये क्या है? नहीं, ये संग्रह नहीं, ठीक है, तो इसमें आपको इस प्रश्न को करने में दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर हुई है तो भाई एक बार फिर से आप वीडियो को देखें और थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालें, ठीक है, नहा धो के बैठे पूजा पाठ करके, ओके, चलो इसको नोट करो। दूसरा प्रश्न है बच्चे, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये अथवा ये भरिए, ठीक है, वो बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सदस्य है, सदस्य नहीं है, इसको भरना है, तो 5 ए समुच्चय का सदस्य है, देखो ए के अंदर 5 है, हाँ, तो कौन सा प्रतीक भरा जाएगा? ये 8 ए का सदस्य है, 8 इसके अंदर है, ए के अंदर नहीं है, तो ऐसे 0 ए का सदस्य है, नहीं है, तो ऐसे 4 ए का सदस्य है, हाँ ए है 4 के अंदर, 4 ए के अंदर 4 है, हाँ, तो ये सिंबल भर देंगे। 2 ए का प्रतीक, हाँ 2 है भाई इसमें, 10 है ए के अंदर, नहीं है, ठीक है, हो गया दूसरा। तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर या सूचीबद्ध रूप था ना, उसमें लिखना, ये किस में दिया गया है? समुच्चय निर्माण में दिया गया है, तो भाई ए एक्स समुच्चय है जिसमें एक्स ऐसा है, एक्स एक पूर्णांक है, और ये क्या है? -3 और 7 के बीच का है, ठीक है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं पढ़ लिया अभी, देखो यूज हो रहा है ना उसका, तो इसको यहीं पे जवाब दे रहे हैं, ए ऐसा है, पूर्णांक है, और क्या है? 3, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0,
और 7 से छोटा 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटा, ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है, अगला देखिए बी, x ऐसा है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है। ठीक है, x ये है कि 6 से कम, तो भाई ये b था, 6 से कम प्राकृत संख्या है मतलब 1 से शुरू होती प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5, 6 से कम प्राकृत संख्या का संग्रह हो गया। ठीक है, अगला सी समुच्चय है, x ऐसा है, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योग फल 8 है। 2 अंकों की ऐसी संख्या जिनको जोड़ा जाए तो क्या होगा, 8 होगा। तो भाई 8 क्या क्या बन सकता है, कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, तो इसका सबसे पहले एक में क्या ऐड करने की 8 हो जाए, 7 ऐड कर दे यानी कि 17 का उल्टा 71 भी हो जाएगा। ठीक है, 2 में कितना ऐड कर दें कि 8 हो जाए, 2 में 6 ऐड कर दो यानी कि 26, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और 62 भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद 3 ले लो, 3 में कितना ऐड कर दें कि 8 हो जाए, 3 में 5 ऐड कर दें यानी कि 35, और इसका उल्टा भी ले लो। ठीक है, उसके बाद 4 और 4 44 भी आ जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा करोगे 44 ही आएगा, 44 को 2 बार नहीं लिखना, ये हमारा गुण था इसका। ठीक है, उसके बाद क्या 5 3 लिख ही चुके हैं। ठीक है, पहले से ही। ठीक है, उसके बाद 6 और 2 लिख ही चुके हैं, 7 और 1 ये लिख ही चुके हैं, बस ये हो गया इसका संग्रह। ठीक है, इन सब संख्याओं को देखो, इनको अंकों को जोड़ो 8 ही होगा। ठीक है, और कोई संख्या आएंगी भी नहीं जिनको जोड़ा जाए तो 8। ओके, अच्छा एक कंफ्यूजन है मेरे को, 0 और 8 हो सकता है क्या, 0 और 8, हाँ भाई 0 और 8 को भी जोड़ा जाए, वही दिमाग में आ रहा है कि 0 और 8 को भी जोड़ सकते हैं भाई, 0 और 8। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 8 और 0 इनको भी जोड़ो तो इनका योग क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, तो ये इनके जवाब हो जाएंगे। डी देखिए, x ऐसे है, x एक अभाज्य संख्या, मैंने अभाज्य नहीं बताया था, अभाज्य संख्याएं वो होती है बच्चे जो किसी से भाग न जाए, मतलब प्राइम नंबर पढ़ा था ना, प्राइम नंबर को अभाज्य बोलते हैं, मतलब वो खुद से भाग जाएंगे और 1 से भाग जाएंगे। ठीक है, वो संख्याएं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए, खुद के पहाड़े में आए और 1 के पहाड़े में आए, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं 60 से भाजक हैं, 60 की भाजक है, भाजक मतलब 60 को विभाजित भी कर देती है, मतलब 60 में उन संख्या से भाग दो तो पूरा भाग चला जाएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, हाँ, तो कौन सी ऐसी संख्याएं हैं भाई, तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 होता है, 3 होता है, 2 खुद के पहाड़े से कटता है और 1 के पहाड़े से कटता है, किसी और कटता है नहीं, 3 भी ऐसे ही है। तो 2 देखो इसको पूरा भाग कर देगा क्या, हाँ 2 से कट जाएगी, तो यानी कि क्या हो गया, एक तो 2 हो गया, ये अभाज्य भी और 60 को भाजक भी है, पूरा काट देगी। ठीक है, इसके बाद 3 अभाज्य संख्या है, हाँ 3 से ये चला जाएगा, हाँ 3 से भी चला जाएगा। 3 के बाद 4 अभाज्य नहीं है क्योंकि वो 2 के पहाड़ी में आती है, 5 अभाज्य है और 5 से भी चला जाएगा, हाँ। इसके बाद 6 7 अभाज्य है पर 7 के पहाड़ में ये नहीं आएगा, 7 के पहाड़ में ये नहीं आएगा। 7 के बाद 8 अभाज्य है, ये नहीं है, 9 है, 10 11 से नहीं जाएगा, बस ये तीनों होंगी। ठीक है, बाकी बड़ी संख्याएं होती चली जा रही फिर। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। इसी के आगे 2 प्रश्न और हैं भाई, ई दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री लिखा गया है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसका हमें समुच्चय बनाना है भाई। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, ई सूचीबद्ध रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। तो अभी क्या पढ़ा था, इसके अंदर वे तत्व रखते हैं जो मतलब जो 2 बार है उनको 1 बार ही रखना है ना। तो टी देखो कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है तो हम टी 1 बार रखेंगे, कॉमा। आर कितनी बार है, 2 बार है, हम 1 बार ही रखेंगे। आई कितनी बार है, 1 बार ही है। ठीक है, जी 1 बार ही रखना है। ओ 2 बार है फिर भी हम रखेंगे 1 बार ही। एन 1 बार ही है, हाँ। एन के बाद ओ आ गया, ओ हो चुका है। एम नहीं रखे हैं, एम को रख देंगे। ई नहीं रखे हैं, ई को रख देंगे। टी रख चुके हैं, आर रख चुके हैं, वाई नहीं रखे। ये बन जाएगा इसका समुच्चय। ठीक है, ये इसका समुच्चय बन गया। अगला देखो, एफ बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो भाई बी को लिख देंगे, ई को लिख देंगे, टी को लिख देंगे, आर को लिख देंगे, क्योंकि ई 2 बार है, 2 बार नहीं लिखना, टी 2 बार है, 1 बार ही लिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए।
तो जो हमारे समुच्चय दिए गए हैं इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, हम बता चुके समुच्चय निर्माण क्या होता है। ठीक है, चलो अब इनको पहचानो, इनके अंदर क्या गुण है भाई। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये 3 के पहाड़े में आते हैं। हाँ, 3 के पहाड़े में आते हैं भैया। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सीधा सीधा समुच्चय निर्माण है। कोई नाम तो दिया नहीं है तो नाम नहीं देंगे, हम भी ये ब्रैकेट लगाएंगे, x लिखेंगे। x ऐसे है कि x बराबर 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3n लिख देते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, n कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है। ठीक है, कॉमा लगा के जो n है ये 1 से लेके, ठीक है, ये मतलब हुआ 1 से बड़ा और 1 भी शामिल है किसमें, n में। और क्या है ये 4, 3 चौक 12, 4 तक जा रहा है, 4 से छोटा और 4 भी शामिल है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज ना लिख के इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 0 से बड़ा है, ठीक है, और n जो है 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मतलब दोनों का सेम होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, दूसरा प्रश्न। 2, 4, 8, 16, 32, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाना चाहिए था, 6 तो नहीं भाई। क्या लग रहा है, अगर हम 2 का घात 1 कर दें 2 आएगा, 2 का घात 2 कर दो 4 आएगा, 2 का घात 3 कर दे 8 आएगा, 2 का घात 4 कर दे 16 आएगा, 2 का घात 5 32। यानी कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ये चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2 की घात 1 करोगे यही आएगा, 2 की घात 2 करोगे ये आएगा, 2 की घात 3 करोगे ये आएगा, 2 की घात 4 करोगे ये आएगा। तो ये 2 की घात के रूप में चला, तो इसको कैसे लिखेंगे, x ऐसे है कि x बराबर 2 की घात n लिख दो, और n कहां तक जा रहा है, 1 घात 2 घात 3 घात 4 घात 5, 4 घात करेंगे 16 आएगा, 5 घात करेंगे 32 का आएगा। तो n कहां तक जा रहा है, कॉमा लगा के, n क्या है 1 से शुरू हुआ है, ठीक है, तो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर है और 4 तक गया है, हम 3 4 5 तक गया है, और क्या है 6 से छोटा है, ऐसे लिख सकते हो। या फिर 5 लिखोगे तो नीचे बराबर का भी सिंबल लगाना पड़ेगा, जैसे इसका क्या मतलब है, 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है, इसका मतलब है 6 से छोटा है, मतलब 6 नहीं शामिल होगा, सिर्फ 5 तक ही जाएगा। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला देखिए भाई, 5 25 125 625, तो भाई 5 का वर्ग करो 125, 5 का घन करो, देखो ये क्या है, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4, ऐसे चल रहा है। ठीक है, 5 की घात 2 होगा 25 हो जाएगा, 5 की घात 3 होगा 125, 5 की घात 4 होगा ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x ऐसे है, x क्या है 5 की घात n है, और n क्या है 1 से लेके 4 तक जा रहा है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक जा रहा है, तो 1 से लेके 4 तक जा रहा है, ये मतलब हो गया। 1 से बड़ा है, 1 के बराबर भी है, और 4 से छोटा है और 4 के बराबर ही, मतलब 1 2 3 4 पूरा सा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 1 2 3 4 5, ऐसे भी लिख सकते हो कि n क्या क्या है, ये लिख दिया, और n बराबर क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, बस ऐसे कॉमा लगा के बंद कर सकते हैं। इतने की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, आपको ऐसा नहीं बना ऐसे लिख लो। ठीक है, तो ये बच्चे अलग अलग तरीके, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, n कहाँ से है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे लिख सकते हैं। जितना आपको जैसा लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं काट सकता। ठीक है, कि आप इस रूप में लिख रहे हो, बस आप कैसे भी बता सकते हो इस चीज को। तो भाई 3 प्रश्न हमने यहाँ पे कर लिए, आगे 3 और हैं शायद। ठीक है, उनको नोट करते हैं, इसको आप नोट कर ले फिर मिटाएं। तो इसके 2 प्रश्न और हैं इसी में, 2 4 6। ठीक है, और ये डॉट डैट का मतलब है ये चलता जा रहा है अनंत तक। ठीक है, तो 2 4 6 क्या है भाई, ये एक तो विषम संख्या है, ठीक है, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, क्योंकि माइनस वाली संख्या तो इसमें शामिल नहीं है, तो विषम प्राकृत, विषम धनात्मक नहीं, विषम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, x ऐसे है, x एक, सॉरी विषम बोल रहे हैं, सम सम मतलब 2 के पहाड़ी में आ रही है, x एक सम प्राकृत संख्या, जवाब दे देंगे। ठीक है, इसको देखिए भाई, 1 है 4 है 9 है, और ये कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखो क्या इसमें कंडीशन लगी है। तो बच्चे अगर हम
1 की घात 2 कर दें, ठीक है, 2 की घात 2 कर दें, ठीक है, 3 की घात 2 कर दें, तो क्या ये नंबर हमें मिल रहे हैं? 1 की घात 2 करोगे यही आएगा, 2 की घात 2 करोगे यही आएगा, 3 की घात 2 करोगे यही आएगा। इसी तरीके से ये 100 कैसे आया होगा? 10 की घात 2 कर दो यही आएगा। मतलब ये ऐसे ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो क्या है भाई, नीचे वाले नंबर देखो बदल रहे हैं, ऊपर वाले सेम है, घातें जो है सेम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x ऐसे है कि x बराबर, नीचे तो n लिख देते क्योंकि ये बदलेगा, और ऊपर क्या है, फिक्स है, कॉमा लगा के लिख देंगे। n कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो n क्या है? 1 से लेके 10 तक जा रहा है, ये ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चौथा कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चे पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव या सदस्य, ब्रैकेट में लिख दिया है सदस्य भी, को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है, सूचीबद्ध रूप में लिखना है, ठीक है। ये कौन सा है? समुच्चय निर्माण रूप है, इसको सूचीबद्ध में लिखना है भाई। तो देखो इसको ध्यान से समझो क्या लिखा गया है। कह रहा है कि x, ये समुच्चय ऐसा है कि x ऐसा है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। विषम प्राकृत संख्या, विषम क्या होती है पता है ना? जो 2 से भाग न जाए, यानी कि 1, 3, 5 ऐसे चली जाएगी, कहीं लिमिट नहीं बताई गई कहां तक, मतलब अनंत तक, डैश डैश कर देंगे। हम इसको लिख देंगे a, ठीक है। विषम है यानी कि 2 हो गया, प्राकृत है तो 1 से ही शुरू होगी, ठीक है, 1, उसके बाद 3, 4 तो सम हो गई, फिर 5, 6 नहीं 7, 7 नहीं 8 नहीं 9, ऐसे डैश डैश कर दो, ठीक है। बस इसका मतलब ये चलती जा रही अनंत, ये हो गया इसका आंसर। बी देखिए, x ऐसे कि x एक पूर्णांक है, x क्या है? पूर्णांक है, मतलब माइनस वाली भी संख्या हो सकती है, प्लस वाली भी संख्या हो सकती है, दशमलव नहीं होगा, ठीक है। और x क्या है? -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5, माइनस का 0.5 से बड़ा है, और 9.4 का 2 का मतलब क्या हुआ? 4.5, 4.5 से छोटा है, ठीक है। तो भाई पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं जो इसकी कैटेगरी के अंदर आती हैं? मतलब 0.5 से, -0.5 से बड़ी है, तो -0.5 से बड़ी क्या होगी? 0 होगा, ठीक है। हाँ, पूर्णांक है, 0 हो जाएगा। -1/2, 0.5, ठीक है, 0.5, यानी कि देखिए भाई संख्या रेखा पता है ना, 0 होता है, -1, 1, 2 ऐसे चलता है, ठीक है। तो 0.5 क्या होगा? यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी क्या होगी? ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, हाँ। तो इससे बड़ी, और 4.5, 9/2 का मतलब क्या है? 4.5 से छोटी। तो भाई उसके अंदर दशमलव वाली संख्याएं तो आती नहीं है, तो फिर पूर्ण आएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए सी, x ऐसे है कि x एक पूर्णांक है, ठीक है, ये भी पूर्णांक है, और ये क्या है? x की घात 2, 4 के बराबर है और 4 से छोटी है, ठीक है। मतलब पूर्णांक संख्याएं हैं, जब उनका वर्ग किया जा रहा है, उनका स्क्वायर किया जा रहा है, मतलब x है पूर्णांक संख्या, इसी का वर्ग किया जाता है, तो वो क्या आना चाहिए? 4 से छोटी आनी चाहिए, 4 के बराबर भी आए। तो कौन कौन सी वो पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं? तो भाई कौन सी संख्या जिसका वर्ग करो तो क्या है? 4 से छोटा है। तो भाई -3 पूर्णांक है, ठीक है, इसका वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, जो कि 4 से बड़ा हो गया। -2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, 4 के बराबर भी होनी चाहिए, मतलब -2। -1 का वर्ग करो तो 1 ही आएगा, जो कि 4 से छोटा है, -1 भी हो गया। 0 का करो 0 ही आएगा, 1 का करोगे 1 आएगा, 2 का करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है, 3 का करोगे फिर 4 से बड़ी हो जाएगी। तो यही संख्याएं, ठीक है। इसके बाद भाई चौथा प्रश्न इसका डी, कह रहा है कि x ऐसा है कि x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो भैया हम बता ही चुके हैं, ऐसे जब दिए रहेंगे इसको कैसे लिखते हैं? सूचीबद्ध में इनके जो स्पेलिंग है, उनको जो 2 बार है उनको एक लिखना है, एक बार L है, O है, Y है, A है, फिर L है, तो L दोबारा तो लिखेंगे नहीं, तो ये हो गया लॉयल शब्द के एक अक्षर है, हो गया इस समुच्चय, ठीक है। मैंने कलर चेंज कर दिया। अच्छा, ई देखें, कह रहा है कि x ऐसा है, x वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का मतलब साल का ऐसा महीना है जिसमें 21 दिन नहीं होते, 31 सॉरी 21 बोल रहा हूँ, 31 दिन नहीं होते। तो भाई देखो 31, ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं तरीका, जो ये उंगली का उठा वाला है इसको 31 मानते हैं, जो नीचे वाला है उसमें 30 या 28 होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो उठा वाला है वो 31 होता है। तो इसे यहाँ से शुरू करो, जनवरी में 31 होता है, तो कह रहा है 31 नहीं होते, मतलब जो गड्ढा है ना इस वाले को हमें लेना है। जनवरी, फरवरी, एक तो फरवरी हो गया, ठीक है, फिर मार्च 31 का हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल फिर
इसका हो गया। तो फरवरी और मार्च मैं साथ साथ लिखते चलता हूं भाई। तो ई वाले का क्या हो जाएगा, एक है फेब, पूरा नहीं लिखते, फरवरी लिखते एफ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल फिर नीचे आ गया अप्रैल, ठीक है, फिर मई, जून नीचे आ गया, ठीक है, जून, उसके बाद जुलाई आ गया ऊपर, जुलाई के बाद फिर अगस्त फिर ऊपर आ गया, ठीक है, अगस्त, फिर सितंबर नीचे आया, तो जो सितंबर, फिर अक्टूबर ऊपर आ गया, फिर नवंबर नीचे आया, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर फिर ऊपर आ गया, ठीक है। और यही महीने होंगे जो 31 से कम होते हैं दिन के होते हैं, ठीक है, लिख लो। अच्छा एफ देखो, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर नहीं है, स्वर पता है ना कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। तो ये स्वर नहीं है, व्यंजन है जो के से पहले आता है, ठीक है, जो के से पहले आता है भाई। तो लिख लो, ए से शुरू करो तो ए तो स्वर हो गया, बी व्यंजन है, ठीक है, कैपिटल में भी लिख सकते हो, नहीं छोटे में लिखेंगे बी, सी व्यंजन है, डी व्यंजन है, ई फिर स्वर आ गया, एफ, जी हो गया, आई, जे, के तो के से कम ही है, के से पहले आते थे, यही हो जाएंगे, बी सी डी एफ जी के जे, ठीक है, ये हो जाएगा। और हमारा 5वां प्रश्न इस तरीके से कंप्लीट हुआ। इसके बाद बच्चे इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट प्रश्न, छठा प्रश्न है, इसमें मिलाने को दिया गया है। एक तरफ आपका सूचीबद्ध रूप में दिया गया है समुच्चय, एक तरफ में दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में, कह रहा है कि इनको मिलाओ। तो बच्चे यहाँ पे दिया गया 1 2 3 6, ठीक है। अब देखो इधर ये किसके साथ मिलान करेगा, ठीक है, तो 1 2 3 6, ठीक है, तो ये भाई क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं ये अभाज्य तो नहीं है, 6 तो अभाज्य है, ये नहीं है, तो ये पहले वाले से तो मिलेगा नहीं, अभाज्य है, ये नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो ये विषम भी नहीं है, ठीक है, ये सम 6 आ गया, सम हो गई है। x एक प्राकृत संख्या जो 6 से भाजक है, ये वाला हो जाएगा इसका, ठीक है, ये, ठीक है, प्राकृत संख्या है और 6 से भाजक है, मतलब इन संख्याओं से 6 में भाग दो तो कट जाएंगी, इससे भी भाग दो 6 चला जाए, इससे सबसे चला जाए, ये मिल जाएगा। दूसरा 2 और 3 है, ठीक है। अभी देखो ये अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर भी है, 2 और 3 और 6 की भाजक, मतलब इस संख्याओं से 6 में भाग दो चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, इसी से मिला दो, ठीक है। मैथमेटिक्स, ठीक है, इसका कैसे, ये सीधा ही दिख रहा है, मैथमेटिक्स लिखा है, इसी का एक ये है, इससे मिला दो। फिर बचा क्या, ये बचा, तो सीधा इसी से मिलेगा ही, ठीक है, बाकी पढ़ेंगे वो भी, सॉरी इससे नहीं मिलेगा, अरे जो बचा उससे मिलेगा ना, इस वाले से, बी वाले से मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे कर दिए तो ये हो जाएंगे बच्चे, आपका पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। कोई दिक्कत है बच्चे कमेंट कर सकते हो बच्चे, और अपना सजेशन जरूर बताना कि सर आप क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या आपको कमी लग रही है वीडियो में, ताकि इंटरटेनिंग थोड़ी बनाई जा सके, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने को तो सभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा हम चाहते हैं कुछ आप हिंट दो कैसा हम बनाने, क्या क्या और कर सकते हैं, ताकि आप बोर ना हो, सीधी सी मतलब ये है कि बोर ना हो। बाकी पढ़ाने का तो जो तरीका वो तो मैं, पढ़ाने वाली चीज़ कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, पर कुछ ऐड कर सके जिससे आपकी पढ़ाई भी ना दिक्कत हो और आपका मन भी लगा रहे, तो वो आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके। और बस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर ले, कोई भी बात है तो आप कमेंट करके बताएं। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों, बाय बाय।